today's topic of discussion is revision of chapter number 54, the chemical senses, taste and smell. टेस्ट एंड स्मेल दोनों स्पेशल केमिकल सेंस हैं। इनको सेंस करने वाले रिसेप्टर्स को बोलते हैं कीमो रिसेप्टर्स। अब इनके इंपॉर्टेंट हम क्या कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट यूज़ या फिर इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होते हैं सेंस ऑफ टेस्ट के और सेंस ऑफ स्मेल के। तो यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन लिखे हुए हैं। पहला फंक्शन ये है कि ये फूड की सिलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसी फूड जो अनडिज़ायरेबल होती है, हमारी एपिटाइट के मुताबिक नहीं होती, या फिर ऐसी फूड जो टॉक्सिक होती है, उसको सेपरेट करते हैं ऐसी फूड से जो टॉक्सिक नहीं होती और प्लेजेंट होती है। तो पहला फंक्शन होगा सिलेक्शन ऑफ फूड। दूसरा, ये फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स एक्टिवेट करते हैं जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के अंदर पार्टिसिपेट करता है। फॉर एग्जांपल, ओरल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड की सिक्रेशन इसी की वजह से होती है, या फिर एक स्पेशलाइज्ड या फिर फेवरेट फूड की स्मेल भी सलाइवरी ग्लैंड की सिक्रेशन को बढ़ा देती है। वो सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा प्रोड्यूस करेगी, सलाइवा डाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। डाइजेशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा ही एब्जॉर्प्शन होगी। तीसरा, जो स्मेल होती है स्पेसिफिकली वो एनिमल को रिकॉग्नाइज कर सकती है। एनिमल्स को ये प्रॉपर्टी देती है कि वो रिकॉग्नाइज कर सकती है दूसरे एनिमल्स को। चौथा फंक्शन ये होगा कि दोनों केमिकल सेंसेस टेस्ट और स्मेल हमारे प्रिमिटिव इमोशनल और बिहेवियरल फंक्शन के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि टेस्ट और स्मेल दोनों प्रोजेक्ट करते हैं टेम्पोरल लोब के पास। टेम्पोरल लोब में लिम्बिक सिस्टम होता है, वो लिम्बिक सिस्टम हमारे बिहेवियर को, इमोशनल सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेंस ऑफ टेस्ट। टेस्ट को सेंस करने वाले रिसेप्टर्स होते हैं, उनको बोलते हैं टेस्ट बड, और वो माउथ में होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो स्मेल होती है, सेंसेशन, वो टेस्ट की परसेप्शन के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। हम ये कह सकते हैं कि जो फ्लेवर होता है फूड का वो डिपेंड ही करता है सेंस ऑफ स्मेल पर। इसके बाद जो टेस्ट की ज़्यादा इंपॉर्टेंस यही होती है कि ये फूड सिलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कराती है। फूड सिलेक्शन किन किन कंडीशन के हिसाब से, डिज़ायर के हिसाब से, और दूसरा मेटाबॉलिक नीड। डिज़ायर का मतलब आज हमने अगर बर्गर खाना है और दाल नहीं खानी तो हम दाल बिल्कुल नहीं खाएंगे, बर्गर ही खाएंगे, ये हमारी डिज़ायर है। इसके साथ साथ कभी कभी हमारे टिश्यू की मेटाबॉलिक नीड होती है, उसके मुताबिक भी हम टेस्ट या फिर की सिलेक्शन करते हैं, फूड की सिलेक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा कम है, हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है, तो हम ऐसे फूड को प्रेफर करेंगे जो ज़्यादा ग्लूकोज वाली है, जो ज़्यादा स्वीट है। आगे प्राइमरी सेंसेशन ऑफ टेस्ट, जिस तरह प्राइमरी कलर्स होते हैं रेड, ब्लू, ग्रीन, इसी तरह प्राइमरी सेंसेशन होती है टेस्ट की, वो 5 होती है। इन 5 को मिला के हम थाउजेंड्स डिफरेंट टेस्ट बना सकते हैं, डिफरेंट फ्लेवर्स बना सकते हैं। लेकिन प्राइमरी सेंसेशन कौन सी होगी? जिस तरह प्राइमरी कलर होते हैं रेड, ग्रीन, ब्लू, इन दोनों को मिलाने की वजह से इतने सारे कलर बन जाते हैं। इसी तरह टेस्ट प्राइमरीली 5 होते हैं, लेकिन इनको मिलाने की वजह से हमें हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ डिफरेंट टेस्ट हमें मिल सकते हैं। प्राइमरी सेंसेशन कौन कौन सी है? सोर, साल्टी, स्वीट, बिटर, और इससे मैं बोलूँगा यम्मी, क्योंकि मुझे यम्मी से याद है। ओके, तो उनको सेंस करने वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं वो 13 होते हैं। और रिसेप्टर किस नेचर के होगी? केमिकल। 2 सोडियम के लिए, 2 पोटेशियम के लिए, 1 क्लोराइड के लिए। इसको याद करने का तरीका यही है कि जो सोडियम, पोटेशियम, एटीपी स्पम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वो सोडियम के लिए और पोटेशियम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद 1 आएगी, 1 क्लोराइड के लिए, 1 एडिनोसिन के लिए, 1 इनोसिन के लिए, 2 स्वीट रिसेप्टर, 2 बीटा रिसेप्टर, 1 ग्लूटामेट रिसेप्टर और 1 हाइड्रोजन आयन रिसेप्टर। अब हम देख लेते हैं 1 बाय 1। सबसे पहला जो टेस्ट है वो सोर टेस्ट, या फिर मोडालिटी ऑफ सेंसेशन टेस्ट की वो है सोर। सोर किन केमिकल की वजह से होगा? एसिड की वजह से, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन की वजह से। इंटेंसिटी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पीएच के। जितनी ज़्यादा एसिडिक होगी फूड उतना ज़्यादा सोर सिक्रेशन होगी। नेक्स्ट इज साल्टी। साल्टी को एलिसिट करने वाले कंपाउंड कौन से होते हैं? तो वो होते हैं आयोनाइज साल्ट। साल्टी का टेस्ट कॉज करेगी बेसिकली जो सोडियम आयन कंसंट्रेशन, क्योंकि सोडियम ज़्यादा इंपॉर्टेंट साल्ट बनाता होता है। जो कीटाइन होते हैं रिलेटिवली सोडियम के, वो ज़्यादा साल्टी टेस्ट देते होते हैं, लेकिन अनाइंस भी कुछ ना कुछ देते हैं साल्टी टेस्ट। नेक्स्ट इज स्वीट टेस्ट। स्वीट टेस्ट बेसिकली एक केमिकल की वजह से नहीं होता है। जिस तरह साल्टी टेस्ट हमने देखा था कि सिर्फ साल्ट की वजह से होता है, सोर टेस्ट हमने देखा था सिर्फ एसिड की वजह से होता है। लेकिन स्वीट टेस्ट के लिए बहुत सारे केमिकल्स आते हैं। इसमें शुगर भी आती है, जिसको हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं। ग्लाइकोल्स भी आ सकती है, यानी कार्बोहाइड्रेट की रिडक्शन होगी। अल्कोहल्स, अल्डिहाइड, कीटोन्स, अमाइड्स, एस्टर्स, अमाइनो एसिड्स, स्मॉल प्रोटीन, सल्फोनिक एसिड, हेलोजिनेटेड एसिड, इनऑर्गेनिक साल्ट ऑफ लेड एंड बेरिलियम, ये भी स्वीट टेस्ट कॉज कर सकते हैं।
बेसिकली हम देखा जाए तो बहुत सारे जो सब्सटेंस जो स्वीट टेस्ट कॉज करते हैं वो ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं, और अगर थोड़ी सी अगर चेंजिंग आ जाए इनके स्ट्रक्चर में तो फिर इनका टेस्ट ही बिगड़ जा सकता है। वो स्वीट से बिटर बन सकते हैं या फिर बिटर से स्वीट बन सकते हैं। तो ये था स्वीट टेस्ट। नेक्स्ट इज बिटर टेस्ट। बिटर टेस्ट जिस तरह स्वीट टेस्ट की वजह से हम इस दोनों को अगर कंपेयर करें तो जो बिटर टेस्ट होता है वो भी एक सिंगल केमिकल की वजह से नहीं होता, बल्कि ये भी डिफरेंट केमिकल की वजह से होता है, और वो जो केमिकल्स वो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। तो अगर आप कोई आपसे सवाल पूछे स्वीट टेस्ट और बिटर टेस्ट, इनको सेंस करने वाले जो रिसेप्टर्स या फिर सेंस करने वाले जो केमिकल्स होते हैं उनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज, तो पहला ये होगा कि जो बीटा टेस्ट होता है वो एक सिंगल केमिकल की वजह से नहीं होता, स्वीट टेस्ट भी सिंगल केमिकल की वजह से नहीं होता। दूसरा, जो सब्सटेंस स्वीट टेस्ट देते हैं वो भी ऑर्गेनिक होते हैं, जो सब्सटेंस बीटा टेस्ट देते हैं वो भी ऑर्गेनिक होते हैं। तो दो सिमिलैरिटीज आपको मिल गई। अगर कोई डिफरेंस पूछे तो डिफरेंस आपने बता देना है कि स्वीट टेस्ट को एलिसिट करने वाले कंपाउंड्स के नाम शुगर, अल्कोहल्स, ग्लाइकोल्स, अल्डिहाइड, कीटोन्स, अमाइड्स, एस्टर्स, सम अमाइनो एसिड्स, स्मॉल प्रोटीन्स, सल्फोनिक एसिड, हैलोजेनेटेड एसिड, इनऑर्गेनिक साल्ट ऑफ लेड एंड बेरिलियम। बीटा टेस्ट में हम बेसिकली दो कंपाउंड को देख सकते हैं यहाँ पर। पहला है लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो लॉन्ग चेन है और इनके पास नाइट्रोजन एटम भी है, तो यहाँ पर इसको हाईलाइट कर लेते हैं, लॉन्ग चेन और नाइट्रोजन वाला। दूसरा एल्केलॉइड्स। एल्केलॉइड्स ऐसे केमिकल जो कि मेडिसिन के अंदर इस्तेमाल होते हैं, इसके एग्जांपल क्विनीन, कैफीन, स्ट्राइकनीन और निकोटीन। तो ये चार एग्जांपल आपको दे दी। कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं, ये हम कह सकते हैं तीसरी कैटेगरी हो गई, कुछ ऐसे सब्सटेंस जिनका टेस्ट शुरू में तो काफ़ी ज़्यादा स्वीट होता है लेकिन बाद में जाकर ये बिटर बन जाती है, तो इसकी एग्जांपल है सैकरीन। नेक्स्ट इज जो बिटर टेस्ट अगर हम ज़्यादा इंटेंसिटी में लेते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि बंदा उस फूड को रिजेक्ट कर देता है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है हमारी बॉडी को बचाना अगेंस्ट डेडली टॉक्सिन, क्योंकि जो टॉक्सिन होते हैं उनका टेस्ट ही बिटर होता है, और बिटर टेस्ट फूड को रिजेक्ट कर देगा। फूड की रिजेक्शन की वजह से जो अनवांटेड हार्मफुल केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं हो सकेंगे, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस होती है बिटर टेस्ट की। लास्ट इज इसको मैं यमी बोलता हूँ, यमी को हम डिलीशियस भी बोलते हैं। बेसिकली ये एक पांचवी मोडेलिटी है, और इसको एलिसिट करने वाला जो कंपाउंड होता है वो ग्लूटामेट, और ये कह सकते हैं कि ये गोश्त का और जो चीज़ होता है उसकी अगर वो एजिंग हुई भी हो तो उसके अंदर हमें ये टेस्ट देखने को मिलता है। जो टेस्ट रिसेप्टर होगा वो भी ग्लूटामेट रिसेप्टर होगा। इसके बाद देख लेते हैं थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड मिनिमम क्वांटिटी हमें चाहिए मॉलिक्यूल की ताकि वो टेस्ट को एलिसिट कर सके, तो उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड जितना ज़्यादा कम होगा उतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा होगी। अगर आप देखें क्विनीन एक बीटर कंपाउंड है, कड़वा कंपाउंड है, तो उसका थ्रेशोल्ड देखिएगा 1 2 3 4 5 पॉइंट के बाद मजीद 5 0 फिर 8 आया हुआ है। इसके बाद अगर देखा जाए सुक्रोज तो 0.01, सोडियम क्लोराइड का तो 0.01, और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 0.0009। तो हम ये कह सकते हैं कि जो क्विनीन का थ्रेशोल्ड सबसे ज़्यादा कम और सबसे ज़्यादा थ्रेशोल्ड सोडियम क्लोराइड और सुक्रोज का, जिसका थ्रेशोल्ड सबसे ज़्यादा कम, उसका मतलब अगर वो थोड़ा सा भी हो तब भी वो बीटा टेस्ट काज कर सकता है, मतलब इसकी सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा है, तो सेंसिटिविटी सबसे ज़्यादा क्विनीन की होगी। इसके बाद बारी आती है सोर टेस्ट काज बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके बाद बारी आती है सोडियम क्लोराइड और सुक्रोज, ये दोनों आपस में बराबर ही है। इसके बाद एक और नंबर भी दिया हुआ है, उसका नाम है टेस्ट इंडिसिस। टेस्ट इंडिसिस का मतलब टेस्ट थ्रेशोल्ड का रेसिप्रोकल। अगर आप इस टेबल के अंदर देखें तो इस टेबल के अंदर बेसिकली 4 कैटेगरी दिखाई हुई है, सोर, बिटर, स्वीट और साल्टी। आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा खट्टा सब्सटेंस, सबसे ज़्यादा कड़वा, सबसे ज़्यादा मीठा, सबसे ज़्यादा नमकीन सब्सटेंस कौन सा है, यानी सोर, बिटर, स्वीट, साल्टी। तो जो सबसे ज़्यादा जो होगा हम कह सकते हैं जिसका इंडेक्स सबसे ज़्यादा है वो है फॉर्मिक एसिड। बीटा सब्सटेंस में ब्रूसीन, इसके बाद जो ये वाला जो सब्सटेंस है 1 प्रोपॉक्सी 2 अमाइनो 4 नाइट्रोबेंजीन, और साल्टी में सोडियम फ्लोराइड। इनका इंडिसिस सबसे ज़्यादा है। इंडिसिस का मतलब टेस्ट थ्रेशोल्ड का रेसिप्रोकल, और जितना ज़्यादा इंडिसिस ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो आपने इसको रट्टा मारना है, फॉर्मिक एसिड, ब्रोसीन, 1 प्रोपॉक्सी 2 अमाइनो 4 नाइट्रोबेंजीन और सोडियम फ्लोराइड। इसके बाद देख लेते हैं टेस्ट ब्लाइंडनेस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ से बनता है, उसका नाम है फिनाइल थायोकार्बामाइड। टेस्ट ब्लाइंडनेस का मतलब होता है कि कुछ पीपल किसी स्पेसिफिक टेस्ट
मालिक्यूल को सेंस नहीं कर पाते। टेस्ट मालिक्यूल को मैं टेस्टेंट भी बोल सकता हूँ। तो वो कौन सा कंपाउंड है जिसको लोग टेस्ट नहीं कर सकते, टेस्ट ब्लाइंडनेस कॉज करता है, वो है थायोयूरिया कंपाउंड, स्पेसिफिकली फिनाइल थायोकार्बामाइड, फिनाइल थायोकार्बामाइड, जिसके जिसके बारे में कहा जाता है कि 15 से लेकर 30% लोग इसको सेंस ही नहीं कर पाते, इसके टेस्ट को। तो टेस्ट ब्लाइंडनेस में अपने एग्जांपल देनी है फिनाइल थायोकार्बामाइड की। इसके बाद देख लेते हैं टेस्ट बड और इनके फंक्शन को। जो टेस्ट बड है, टेस्ट बड को अगर देखा जाए तो ये टेस्ट बड दिखाया हुआ है। तो टेस्ट बड में हमें 50 मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल्स देखने को मिलते हैं। कुछ एपिथेलियल सेल्स सपोर्टिंग होती है जिनको बोलते हैं सस्टेंटाकुलर सेल्स। क्या बोलते हैं? सस्टेंटाकुलर सेल्स। ये सपोर्टिंग सेल्स हो गए, इनको बोलेंगे सस्टेंटाकुलर सेल्स। और ये कुछ स्पेशलाइज्ड न्यूरो एपिथेलियल सेल्स हो गए, इनको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? टेस्ट सेल्स। इनकी बेजल सरफेस के ऊपर हमें नजर आ रहा होगा बेजल लेयर या बेजल सेल्स, वो स्टेम सेल्स का रिजर्व होते हैं, वो डिवाइड करके सस्टेंटाकुलर सेल्स और टेस्ट सेल्स इनको रिप्लेस कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो हर टेस्ट सेल एक सेंटर में पोर के अराउंड ऑर्गेनाइज होती है। ये सारे टेस्ट सेल्स का ग्रुप होता है, वो पोर के अराउंड ऑर्गेनाइज है। इसकी टिप्स से हमें क्या नजर आती है? माइक्रोविलाई, या फिर इनको टेस्ट हेयर्स भी बोलते हैं, जो टेस्ट पोर से बाहर निकलने के बाद ओरल कैविटी के अंदर आ गए। टेस्ट पोर में से क्या निकले? माइक्रोविलाई। वो माइक्रोविलाई के ऊपर स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स होते हैं, वो रिसेप्टर्स आगे सिग्नल ट्रांसडक्शन काज करेंगे। ओके, अब यहाँ पर जो टेस्ट सेल्स हैं, टेस्ट सेल्स को स्टिमुलेट कराने के लिए स्पेशलाइज्ड नर्व फाइबर आती है, उनको बोलते हैं टेस्ट नर्व फाइबर। टेस्ट नर्व फाइबर फेशियल नर्व से भी आ सकती है, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व से भी आ सकती है, या फिर 10th क्रेनियल नर्व जिसको वेगस बोलते हैं, इसकी इंटरनल लैरेंजियल ब्रांच, इससे भी आ सकती है। इसके बाद देख लेते हैं टेस्ट बड की लोकेशन। तो टेस्ट बड कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं? तो टेस्ट बड बेसिकली 3 पैपिला पे होते हैं। एक पैपिला ऐसा होता है जिस पे नहीं होते हैं, वो कौन सा पैपिला होगा? फिलीफॉर्म पैपिला, इस पे नहीं होंगे। बाकी सर्कमवेलेट पैपिला, फंजीफॉर्म पैपिला और फोलिएट पैपिला, इन पैपिले के भी स्पेशलाइज्ड एनाटॉमिकल लोकेशन के ऊपर टेस्ट बड हो गए। एग्जाम्पल जो होता है सर्कमवेलेट पैपिला, इनके ट्रफ में यानी इनके डिप्रेशन में टेस्ट बड होते हैं। दूसरा फंजीफॉर्म पैपिले के एंटीरियर सरफेस ऑफ टंग पे होती है, तो वहाँ पर ये होगा। और जो फोलिएट पैपिला होता है वो लैटरल सरफेस ऑफ टंग में होती है। तो सर्कमवेलेट पैपिला होते हैं कि वी शेप ग्रूव बनाते हैं जो फोरामिन सिकम्स के अराउंड होता है, उसको सराउंड करता है। इसके साथ साथ टेस्ट बड हमें पैलेट के ऊपर भी देखने को मिल सकते हैं, टॉन्सिलर पिलर्स के ऊपर भी, एपिग्लॉटिस के ऊपर भी, और प्रोक्सिमल इसोफेगस के ऊपर भी। यहाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं टेस्ट बड। आगे स्पेसिफिसिटी ऑफ टेस्ट बड फ्रॉम अ प्राइमरी टेस्ट स्टिमुलस। अब यहाँ पे 2 केस आते हैं। पहला होगा लो कंसेंट्रेशन टेस्ट सब्सटेंस की, जिसको टेस्टेंट भी बोलते हैं। दूसरा हाई कंसेंट्रेशन। अगर लो कंसेंट्रेशन होती है तो टेस्ट बड सिर्फ एक ही प्राइमरी टेस्ट मोडेलिटी को सेंस करेगा, लेकिन अगर हाई कंसेंट्रेशन होती है तो वो एक से ज़्यादा टेस्ट मोडेलिटी को सेंस कर सकता होता है। मैकेनिज्म ऑफ स्टिमुलेशन क्या है? मैकेनिज्म ऑफ स्टिमुलेशन मतलब सिग्नल ट्रांसडक्शन को हमने देखना है। तो इसकी डायग्राम यहाँ पर दी हुई, इसका मैकेनिज्म बिल्कुल इसी तरह होता है कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं। टेस्ट मॉलिक्यूल बाइंड करते हैं माइक्रोविलाई के जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पर। जी प्रोटीन की एक्टिवेशन होती है। जी प्रोटीन की एक्टिवेशन की वजह से साइक्लिक एएमपी प्रोड्यूस होता है। साइक्लिक एएमपी प्रोड्यूस होगा तो आगे प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करेगा। प्रोटीन काइनेज ए आगे ये कर सकता है कि प्रोटीन काइनेज ए किसी आयन चैनल्स को ओपन करेगा। आयन चैनल को ओपन कर जाने की वजह से पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन एंटर हो गए, डीपोलराइजेशन काज होगी और सेल उस टेस्ट मॉलिक्यूल को सेंस कर लेगा। तो एक मैकेनिज्म ये वाला हो गया, और एक मैकेनिज्म ये है कि जो टेस्ट मॉलिक्यूल है वो डायरेक्ट उसी रिसेप्टर पे जाके बाइंड करे जो आयन चैनल को ओपन करता हो। इसको बोलते हैं लिगेंड गेटेड आयन चैनल। तो ये लिगेंड गेटेड आयन चैनल होगा, और दूसरा होगा जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ठीक हो गया। अब आगे डिपेंड करता है रिसेप्टर प्रोटीन हर टेस्ट विलस में, वो डिटरमिन करता है कि कौन सा टेस्ट वो लेके जा रही है। फॉर एग्जांपल अगर सोडियम और हाइड्रोजन आयन है जो साल्टी और सोर टेस्ट देती है, तो जो रिसेप्टर प्रोटीन है वो बेसिकली लिगेंड गेटेड आयन चैनल हो गए। लेकिन जो स्वीट और बीटर टेस्ट है उनके लिए जो चैनल हो गए वो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। तो दोबारा से बता देता हूँ, सोडियम और हाइड्रोजन आयन मतलब साल्टी और सोर, तो डबल ऐसा है, तो इनके लिए होगा लिगेंड गेटेड आयन चैनल।
बीटर और स्वीट, इनके लिए होगा जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। इसके बाद है ट्रांसमिशन ऑफ टेस्ट सिग्नल इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इसकी डायग्राम हम यहाँ से देख लेते हैं कि सेंट्रल पाथवे क्या है टेस्ट का। तो मैंने आपको बताया था कि जो टेस्ट बर्ड है वो कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं। अगर टंग में हो, स्पेसिफिकली जो टंग की एंटीरियर 2/3 होता है, वहाँ पे जो टेस्ट को कैरी करने वाली नर्व है उसका नाम है कोडा टिम्पेनाई। पोस्टीरियर 1/3 पे ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, जो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है और एपिग्लोटिस वाला पार्ट वहाँ पे कैरी करने वाला होगा इंटरनल लैरेंजियल ब्रांच ऑफ वेगस नर्व। फेशियल नर्व जिस गैंग्लिया में से गुजरेगी उसका नाम है जेनिकुलेट गैंग्लिया, वहाँ पे इसकी सेल बॉडी होगी। ग्लोसोफेरेंजियल नर्व इसके जो न्यूरॉन्स होंगे इनकी सेल बॉडी पेट्रोसल गैंग्लिया। वेगस नर्व का जो गैंग्लिया होगा उसको बोलेंगे इंफीरियर वेगल गैंग्लिया या फिर नोडोस गैंग्लिया। यहाँ से ये तो पेरिफेरल प्रोसेस था, गैंग्लिया से निकलेगा सेंट्रल प्रोसेस यानी फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन एक स्पेशलाइज्ड एरिया में जाके खत्म होगा। उसको बोलते हैं गस्टेटरी एरिया ऑफ न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरिस। न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरिस का वो वाला पार्ट जो टेस्ट को रिसीव कर रहा है। सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट हो गए, वो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन ऊपर गए और वहाँ हाइपोथैलेमस नहीं बल्कि थैलेमस का एक स्पेशलाइज्ड न्यूक्लियस होगा, उसको बोलेंगे वेंट्रल पोस्ट्रोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस। वहाँ पे आके साइनेप्स किया, वहाँ से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन निकलेंगे, वो गस्टेटरी कॉर्टेक्स में जाएंगे। अब गस्टेटरी कॉर्टेक्स होता क्या है? गस्टेटरी कॉर्टेक्स असल में एक इंसुला के ऊपर पड़ा होता है और कुछ फ्रंटल लोब का एक डिप्रेशन होता है, उसको बोलते हैं ओपरकुलम, वहाँ पे आके प्रोजेक्ट करता है। तो एंटीरियर इंसुलर फ्रंटल ओपरकुलम, वहाँ पे आकर ये सेंसेशन खत्म होती है और कुछ पैराइटल लोब में भी जाती होती है। तो पैराइटल लोब में गई, टेम्पोरल लोब में गई और कुछ फ्रंटल ओपरकुलम में चली गई इन्फॉर्मेशन। तो इस तरह ये सेंट्रल पाथवे था टेस्ट का। आगे टेस्ट रिफ्लेक्स आर इंटीग्रेटेड इन द ब्रेन स्टेम। जो न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरिस उसने सिग्नल रिसीव किया कहाँ से? इन नर्व से जो टेस्ट को रिसीव कर रही है, जेनिकुलेट गैंग्लिया, पेट्रोसल गैंग्लिया, नोडोस गैंग्लिया के सेंट्रल प्रोसेस है। फिर ये इंफॉर्मेशन सुपीरियर और इन्फीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस के पास जाएगी। सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस से बेसिकली वो जाता होता है सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड के पास। इन्फीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस ये जाता है पैरोटिड ग्लैंड के पास वाया ग्लोसोफेरेंजियल नर्व एंड ओटिक गैंग्लिया। इसकी वजह से हमें टेस्ट रिफ्लेक्स जो होंगे वो इनिशिएट होते हैं, जो स्लाइवा को प्रोड्यूस करते हैं। वो स्लाइवा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा, एब्जॉर्प्शन के अंदर नहीं बल्कि सिर्फ इंजेक्शन और डाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट इज रैपिड अडाप्टेशन ऑफ टेस्ट। रैपिड अडाप्टेशन का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी रिसेप्टर को मैं कंटिन्यूस सिग्नल दूँ तो एक लम्हे के बाद उसको सेंस करना ही छोड़ देगा। टेस्ट की ये प्रॉपर्टी होती है कि रैपिड अडाप्टेशन होती है, मतलब जैसे ही टेस्ट मॉलिक्यूल ने अपना एक्शन एलिसिट किया इसके बाद वो मजीद एक्शन इनिशिएट नहीं कर सकता, तो वो यहाँ पर रैपिड अडाप्टेशन देखने को मिलती है। अब ये अडाप्टेशन देखते हैं कि अडाप्टेशन किस जगह में हो रही है। अडाप्टेशन रिसेप्टर्स में हो रही है या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हो रही है। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो अडाप्टेशन होती है टेस्ट बड की वो हाफ यानी 50% से भी कम अकाउंट करती है, लेकिन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो अडाप्टेशन होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अडाप्टेशन आपको दो जगह देखने को मिलेगी, टेस्ट बड में और दूसरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। किसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। किसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी? वो होगा टेस्ट बड। अब लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, वो है टेस्ट प्रेफरेंस। टेस्ट प्रेफरेंस का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एनिमल होगा वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ फूड को प्रेफर करेगा और वो इस प्रेफरेंस को यूज़ करता हुआ अपनी डाइट को कंट्रोल करेगा, तो इसको बोलते हैं टेस्ट प्रेफरेंस। तो टेस्ट प्रेफरेंस की डेफिनेशन यही होगी कि एनिमल एक स्पेसिफिक टाइप के फूड को प्रेफर करेगा और दूसरी फूड को इग्नोर कर देगा। जो टेस्ट प्रेफरेंस होगी वो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक नीड के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल ये होगी, अगर हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है तो अगर हाइपोग्लाइसीमिया क्यों हुआ? क्योंकि इंसुलिन का इंजेक्शन ज़्यादा दे दिया, तो वो एनिमल ऐसी फूड को प्रेफर करेगा जिसमें ब्लड शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा है। अगर उस एनिमल के अंदर एड्रिनल ग्लैंड को रिमूव कर दिया है, साल्ट की डिप्लीशन हो गई है, तो वो एनिमल ऐसे फूड को लेगा या ऐसे वाटर को ड्रिंक करेगा जिसके अंदर साल्ट की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होगी। अगर कैल्शियम की डिप्लीशन है, पैराथायराइड हार्मोन को रिमूव कर दिया है, तो वो एनिमल ऐसे वाटर को, ऐसे फूड को प्रेफर करेगा जिसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड का लेवल काफ़ी ज़्यादा होगा। ओके। अब जो टेस्ट प्रेफरेंस है इसका जो फिनोमिना है वो डिपेंड करता है कहाँ पे है। तो इसका जो फिनोमिना ये एग्जाम में आता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर होता है, ये टेस्ट रिसेप्टर के अंदर नहीं होता। इसका इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि जो पर्सन का जो प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है, क्या या आया कि वो प्लेजेंट था या अनप्लेजेंट था,
इसकी एग्जांपल ये होगी कि अगर हमने पहले ऐसी फूड खाई जिसका जायका बिल्कुल ख़राब था, तो फ्यूचर में हम ऐसे फूड को अवॉइड करेंगे। या फिर पास्ट में हमने ऐसे फूड को प्रेफर किया जो काफ़ी ज़्यादा स्वीट थी, तो उसको हम दोबारा प्रेफर करेंगे। तो जो टेस्ट रिसेप्टर है वो टेस्ट प्रेफरेंस कॉज नहीं करते, बल्कि जो टेस्ट प्रेफरेंस है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर एक स्पेशलाइज्ड फिनोमिना होता है, उसी की वजह से होती है। तो ये था टेस्ट प्रेफरेंस और टेस्ट और स्मेल। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिएगा। वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स होती है क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता वीडियो को एडिट करूँ, क्योंकि एक ही दिन में हमने 10 वीडियो या फिर 15 वीडियो भी बनानी पड़ती है। टाइम नहीं होता वीडियो एडिट करने का, तो अगर जो भी मिस्टेक हो तो इसको इंसान होने के नाते हमें माफ़ कर दी जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।